नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा जो है वो आपको पता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं और काफ़ी पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निकाली गई हैं। उसके लिए हमने अलग से एक नई सीरीज स्टार्ट भी करती है जिसमें जो है वो हमने C1 C2 कर इस तरह से पार्ट दिए हैं। C1 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज हम C2 पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर एक क्वेश्चन डिटेल से जो है वो डिस्कस होने वाला है। अगर आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम अभी तक नहीं भरा है तो एचपीआरसी का पोर्टल अभी खुला है, जल्दी से जो है वो उस एग्जाम को जो है वो भर देना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाँ एक बात मैं बता दूं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए। बस अगर आप +2 पास हैं तो फटाफट जाकर इस एग्जाम को भर दीजिए। आपको कोई भी और डिग्री डिप्लोमा लेने की जरूरत इसमें नहीं है, ना ही कोई इसमें जो है वो ऐसा कोई चक्कर है कि आपको टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर पहले ही आपके साथ क्लियर कर दी थी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द फुल एचडी मॉनिटर। तो बोलते हैं कि एक फुल एचडी मॉनिटर जो होता है, जो पूर्ण एचडी मॉनिटर होता है, बोलते हैं उसकी रेजोल्यूशन जो है वो कितनी होती है। तो एक पूर्ण एचडी मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1920 से 1080 तक जो है वो होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर देखो कंप्यूटर में जो है वो अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जो है वो इसको बोला जाता है। मॉनिटर में जो रिफ्रेश रेट होती है, रिफ्रेश रेट को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं और वो यूनिट होते हैं हर्ट्ज यूनिट, HERTZ। हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के भी यूनिट होते हैं, परंतु कंप्यूटर में ये जो है वो जो मॉनिटर है उसकी आप कहेंगे कि रिफ्रेश रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। HZ कर इनको लिखते हैं। अगर हम एक मॉनिटर की एट अ टाइम बात करते हैं तो मॉनिटर में एट अ टाइम जो है वो 256 कलर को जो है वो डिस्प्ले किया जाता है और छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर मिलकर जो है वो एक इमेज जो है वो बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो आपको बड़ी बड़ी इमेज देखने को मिलती हैं, वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर जो है वो बनती हैं। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रैम। तो रैम और रोम ये कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऑपरेशन जो है वो रैम के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो रैम की अगर हम बात करें तो रैम के द्वारा जो है क्या राइट ओनली, क्या रीड ओनली, क्या रीड और राइट दोनों फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये दोनों ही ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करता है। रीड एंड राइट बोथ आर परफॉर्म्ड बाय रैम। तो ये आपने ध्यान रखना है कि रैम के द्वारा ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। रैम के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। इसको रीड राइट मेमोरी भी जो है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। और रैम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज के रूप में जो है वो इस्तेमाल होती है, तो इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। ये भी ध्यान रखें। रैम की 2 कैटेगरीज जो है वो आती हैं। जो 2 कैटेगरीज इसकी आती हैं उसमें एक डी रैम आता है, डी रैम कर और एक जो है वो इसमें एस रैम कर जो है वो आता है। ये डी रैम और एस रैम क्या है? डी रैम का फुल फॉर्म पूछ जाता है, एस रैम का भी। डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो डी रैम होता है ये जो है वो थोड़ा सस्ता भी होता है, थोड़ा स्लोअर भी होता है और कम स्पेस जो है वो लेता है। स्टैटिक रैम जो होता है, ये स्टैटिक रैम जो है वो कैशे मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई स्पीड का जो है वो होता है। ये ध्यान रखें आप इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज लेजर बीम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया रीड और राइट ऑपरेशन के लिए लेजर बीम का उपयोग जो है वो करता है। देखिए लेजर बीम की अगर हम बात करते हैं तो लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है CD रोम के द्वारा। CD रोम के द्वारा जो है वो लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि लेजर बीम जो CD रोम है वो लेजर बीम का इस्तेमाल करता है रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए। CD के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर आप बड़े ही बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया है तो CD की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क और CD की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि CD रोम भी होता है, CDR भी होता है, CDRW भी जो है वो होता है। अब ये क्या है? CD रोम का तो पता चल गया, यानी कि कंपैक्ट डिस्क CD और
रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, और CDR का मतलब है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW का मतलब है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये पूरे नाम हुए इनके, ये इसकी कैटेगरीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो। अब कंप्यूटर में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर में अगर एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो Alt+F4 की का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अलग अलग तरह की कमांड्स होती हैं। अब कमांड्स मैंने कहा भी था कि पिछली बार पढ़ के रखना, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो रिवीजन थोड़ा सा आज यहाँ पर हो जाएगा। पहले तो आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, अगर ये क्वेश्चन सही नहीं है तो इसको नोट कीजिए और याद रखना। तो कंप्यूटर में जो बड़ी बेसिक कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, एक तो देखो इनको याद करने का तरीका ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तब तो ये याद हो जाएंगी, परंतु जब तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप कहाँ पर काम कर पाएंगे पूरी तरह से। तो उनको रट्टा मारने का ही एक बेसिक तरीका है, जैसे कि Ctrl+C कर ये कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V कर ये पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+Z ये अंडू के लिए जो है वो होता है, और रिफ्रेश अगर आपने करना है तो F5 आप प्रेस कर दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर आपने जो है वो किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए जो है वो उनको सर्च बार को खोलना है तो आपको जो है वो आप जो है वो वहाँ पर Start+F जो है वो क्लिक कर सकते हैं, या फिर इनको दबाकर जो है वो कर सकते हैं। Alt+F4 जो है ये क्लोज प्रोग्राम, इनके प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या फिर विंडो को बंद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है तो जितने भी टेक्स्ट हैं आपको Ctrl+A जो है वो क्लिक कर दीजिए या Ctrl+A दबा दीजिए, ये जो है वो सारे टेक्स्ट जो है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर उन सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है वो आपको कट करना है तो Ctrl+X कर दबा दीजिए, तो वो कट भी हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने अंडू के लिए कमांड पढ़ ली है, रीडू अगर आपको करना है तो Ctrl+Y कर जो है, ये बड़ी बेसिक कमांड्स हैं सारी की सारी, इनको तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है आपने, ठीक है, जितनी ही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन अ फोल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रीनेम द फाइल और फोल्डर। तो रीनेम अगर किसी भी फाइल फोल्डर को देना है, आपने रीनेम करना है तो आप कौन सी की को जो है वो प्रेस करेंगे, आप जो है वो F2 जो है वो प्रेस कर देंगे तो रीनेम आप उसको दे सकते हैं। मतलब आपने जो है वो किसी भी फाइल को अपना नाम दिया हुआ है, आपका नाम मान लीजिए जो है वो कंप्यूटर आपका नाम है, आपने किसी भी फाइल को कंप्यूटर नाम दिया है और कंप्यूटर से आपने अपना नाम अब चेंज करना है और PC रख देना है, तो F2 प्रेस करेंगे, वो आ जाएगा वहाँ पर, कंप्यूटर को काट कर PC वहाँ पर जो है वो इजीली लिख सकते हैं और आपका नाम चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, पिछली बार भी हमने पढ़ी थी, परंतु बार बार पढ़ेंगे इनको ताकि रिवाइज कर सकें आप इनको और याद भी हो जाए। याद करवाना बेसिक यहाँ पर टारगेट है इनको बार बार पढ़ने से। अब बोलते हैं कि कौन सी कंप्यूटर की भाषा ऐसी है जो कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। देखो ये तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, हाई लेवल की प्रोग्राम्स में भी इस्तेमाल होती है, और आप ये फिजिक्स में भी आप देखेंगे कि छोटी मोटी कैलकुलेशन प्रैक्टिकल्स करने के लिए भी ये जो है कॉलेज लेवल पर आप पढ़ेंगे इसको। ये फोर्ट्रान लैंग्वेज होती है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज कैसे आई और किसकी डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी, क्योंकि उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन बने हैं। देखिए सबसे पहले इस फोर्ट्रान की ही बात की जाएगी। जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी ये 1957 में जो था वो आई थी, 1957 में आई थी। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये जो है वो एक प्रोग्रामर की टीम थी, IBM प्रोग्रामर की टीम थी, इनके द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी। कैलकुलेशन के लिए बेसिकली जो है ये इस्तेमाल होती है। और भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर बेसिक दिया गया है। बेसिक की अगर हम बात करेंगे तो ये 1964 में जो था वो बेसिक आई थी, 1964 में ये आई थी। और इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था, तो ये जॉन के कैमनी और थॉमस ई कुड्स के द्वारा जो था वो इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर जावा भी दिया गया है। जावा की अगर हम बात करते हैं तो जावा 1995 में जो था वो आई थी लैंग्वेज। और जावा जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो जेम्स गूसलिंग के द्वारा ये जो है वो अपनी सन माइक्रो सिस्टम लैब में जो है वो इंट्रोड्यूस जो था वो की गई थी। और साथ में ही यहाँ पर पास्कल भी दिया गया है। पास्कल की अगर आप बात करते हैं तो पास्कल जो है वो 1970 में जो था वो आई थी, 1970 में जो था वो आई थी। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये जो है वो निकोलस विर्थ के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पर निकोलस विर्थ का नाम मैं लिख भी देता हूँ चाहे पता चल जाए आपको, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस जो था वो की गई थी। ठीक है जी, ये आपने इन लैंग्वेजेस के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। एक बड़ी ही बेसिक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। सी लैंग्वेज जो था वो 1972 में डेवलप की गई थी। 1972 में इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेनिस रिच्चे के द्वारा इसको डेवलप किया गया था अपनी बेल्स लैब में। और
एक C++ भी जो है वो आती है। ये दोनों अलग अलग हैं। C++ जो आती है ना वो 1985 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये जो है वो बी स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये इनके द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है जी, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखें यहाँ पर कि सी किसके द्वारा डेवलप की गई, C++ किसके द्वारा जो है वो डेवलप की गई थी। इन लैंग्वेजेस का भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। तो प्रिंटर के लिए इनमें से कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो उसमें जो है डुप्लेक्सिंग, DPI और PPM ये तो उसकी स्पेसिफिकेशन है, परंतु एस्पेक्ट रेशियो उसमें जो है कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, और स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस पेपर्स को और अपकमिंग पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो एनालाइज किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, एक्सेल से रिलेटेड है। अगर देखिए आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर के एग्जाम के लिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जैसे पहले के मौके हाथ से जा चुके हैं, चाहे वो 817 का हो गया, 939 का हो गया, 965 का हो गया, वो मौके हाथ से जा चुके हैं, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। आप आने वाले एग्जाम के लिए खुद को फुली प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली भी और थोड़ा फिजिकली भी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्टिंग के लिए डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप डिस्काउंट प्राइस पर थोड़ा टेस्ट सीरीज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लेना। और अगर आप तैयारी JVT पटवारी के लिए कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जो कि लिमिटेड सीट्स के साथ ही बची हुई है स्लॉट 4 में, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं JVT पटवारी वाली टेस्ट सीरीज में, तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में जो है वो खुद को अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स विल अप्लाई बाय डिफॉल्ट व्हेन सम टेक्स्ट इज एंटर्ड इन अ सेल इन अ वर्कशीट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अलाइनमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में जब एक सेल में कुछ पाठ दर्ज किया जाता है। तो अगर आप अलाइनमेंट देखेंगे, एक्सेल सीट्स जो है वो अगर आपको पता है तो इस तरह से आती है एक्सेल सीट्स, ये इस तरह से कुछ एक्सेल सीट जो है वो आएगी। और एक्सेल सीट में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो इसमें होती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सेल में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। ये अगर हम MS वर्ड की भी बात करेंगे तो MS वर्ड में भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है वो होती है। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए आपको कि MS वर्ड में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही जो है वो होती है। ये दो चीज़ें पता चल गई यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज़ नेम ऑफ कंप्यूटर दैट defeated the world champion ग्रे कैस्परोन इन चेस इन 1997। तो बोलते हैं उस कंप्यूटर का नाम क्या है जिसने 1997 में शतरंज में विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था। तो ये गैरी कास्पारोव है, इनका नाम ध्यान रखना है। 1997 में बोलते हैं शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को जो है वो हराया था। तो ये कौन सा कंप्यूटर था, ये IBM डीप ब्लू कंप्यूटर था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गैरी जो कैस्पारोव थे इनके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये रशिया से थे। ये रशिया के जो था वो ग्रैंड मास्टर थे और 1985 में ये 22 वर्ष के हुआ करते थे जब इन्होंने जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम की थी। और कई सालों तक लगभग वर्ष 2000 तक ये चैंपियनशिप जो है वो इनके नाम में ही जो था वो रही थी। उस टाइम तो कंप्यूटर इतने डेवलप हुए भी नहीं थे, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कितनी तेज है अभी। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गई है तो उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रभाव नहीं था। 1997 में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जो था ये एक जीत थी, या फिर यूं कह लीजिए उस टाइम के सुपर कंप्यूटर के लिए जो था वो एक जीत थी, इस तरह के वर्ल्ड लेवल के चैंपियन को जो है वो हराना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं एन इंच इज इक्वल टू डैश पॉइंट। तो बोलते हैं कि एक इंच कितने पॉइंट्स के बराबर होता है।
इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एक इंच जो है वो 72 पॉइंट्स के बराबर जो है वो होता है। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, थोड़ा इसमें आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जब भी आप एक मतलब जैसे MS वर्ड पर हम काम कर रहे हैं तो MS वर्ड पर फॉन्ट साइज़ होता है। अगर आप 72 फॉन्ट साइज़ जो है वो चुनेंगे और उसको प्रिंट निकालेंगे तो वो 1 इंच के बराबर जो है वो हो जाएगा। समझे आप इस बात को? तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एन इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी पॉइंट्स। तो MS वर्ड की भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि जब 72 फॉन्ट साइज़ चुना जाएगा तो वो 72 फॉन्ट साइज़ 1 इंच के बराबर जो है वो होगा। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच अगर 72 पॉइंट्स के बराबर है तो आधा इंच 36 पॉइंट्स के बराबर जो है वो हो जाएगा। 2 इंच की अगर हम बात करेंगे तो वो 144 पॉइंट्स के बराबर जो है वो हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मल्टीप्लाई कर कर आप पता लगा सकते हैं, डिवाइड कर कर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MPEG। ये MPEG का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो MPEG का पूरा नाम पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। एब्रीवेशंस तो देखो लगभग आपको पूछी ही जाएंगी एग्जाम्स में, तो एब्रीवेशन के लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है और एब्रीवेशन अच्छे से याद कर कर भी जाना है। MPEG का पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ एक एब्रीवेशंस में आपको बेसिक सी जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि एक MSD कर कर जो है वो पूछी जाती है। MSD का पूरा नाम होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एक MICR बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपने ध्यान रखना है। एक MDI एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। MDI का पूरा नाम होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एक MMS होता है। MMS जो है वो इसका पूरा नाम क्या होता है? MMS होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। तो ये MMS का पूरा नाम होता है। बाकी आप कहते हैं कि इतना MB डाटा चला गया, इतना KB डाटा चला गया, तो MB की फुल फॉर्म आपको पता है मेगाबाइट है, KB की आपको पता है किलोबाइट है। वो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रो इन MS एक्सेल। तो बोलते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बोलते हैं। तो ये VBA जो है वो आ जाती है। VBA का पूरा नाम जो है वो क्या आ जाता है? अब देखिए, VBA का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर लिखूं चाहे इसको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये इसका पूरा नाम जो है वो हो जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि क्या इसका पूरा नाम होता है VBA का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द विड्थ ऑफ A4 शीट पेपर। तो A4 शीट पेपर की विड्थ क्या होती है? अब देखिए, A4 शीट पेपर जो आपका आता है ना, जो एक शीट आप देखते हैं, इसका जो साइज़ होता है वो MM में आपको बताना है। तो 210 mm जो है वो इसका साइज़ जो है वो होता है। ये तो कंप्यूटर ही नहीं, ये तो बेसिक GK का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया है कि कंप्यूटर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको कंप्यूटर के एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इन मल्टीमीडिया। तो बोलते हैं कि इनमें से मल्टीमीडिया का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑडियो वीडियो, ये तो मल्टीमीडिया के जो है वो कंपोनेंट आते हैं। ऑडियो वीडियो तो बेसिक मल्टीमीडिया कंपोनेंट है। डाटा की बात करते हैं तो ये भी मल्टीमीडिया का ही कंपोनेंट आता है, परंतु पेन ड्राइव जो है वो मल्टीमीडिया कंपोनेंट में जो है वो नहीं आता। तो इसका ऑप्शन D जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि CPU का इनमें से जो है वो बोलते हैं कौन सा जो है वो कंपोनेंट, यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU का कंपोनेंट पूछा गया है कि कौन सा है यहाँ पर। तो क्या ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, क्या माउस है, प्राइमरी एंड मेन मेमोरी है। दूसरे ऑप्शन में ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रिंटर प्राइमरी मेन मेमोरी बोला गया है। तीसरे में कंट्रोल यूनिट मॉनिटर एंड प्राइमरी मेन मेमोरी बोला गया है। और चौथे में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी मेन मेमोरी जो है वो बोला गया है। अगर आप इन सभी को ही देखेंगे तो अगर आप CPU की बात करते हैं, CPU में जो है वो, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कंपोनेंट देख लीजिए, ALU आता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है, CU आता है कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी मेन मेमोरी जो है वो इसमें आता है। ठीक है जी, अब
पहले हम CPU जो है वो बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है वो CPU आ गया। CPU के अंदर जो है वो आपको एक मेन मेमोरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। मेन मेमोरी के अलावा यहाँ पर आपको कंट्रोल यूनिट भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल यूनिट के अलावा यहाँ पर आपको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी देखने को जो है वो मिल जाएगा। ये CPU के अंदर जो है वो होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इनपुट आएगी। हम कोई भी कमांड देते हैं वो यहाँ से हम दे देंगे कमांड, ठीक है जी। कमांड देंगे, ये प्रोसेस करेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और प्रोसेस करने के बाद ये एक आउटपुट जो है वो प्रॉपर निकाल कर देंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ अपना अपना काम जो है वो करती है। ALU का अपना काम है, CU का अपना काम है। ALU की अगर काम की बात करते हैं कि मुख्य रूप से ALU जो है वो करता क्या है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो कर देता है। CU की बात करें तो ये कंट्रोल यूनिट होता है और ये कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि क्या करना है, और ये कम्युनिकेट ALU के साथ भी जो है वो करता है, फिर ये जो है वो डायरेक्ट करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति सही नहीं है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बोलते हैं द स्लाइड कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो, की स्लाइड बोलते हैं स्लाइड शो की हेल्प से रन होगी, ये तो बात सही है। बोलते हैं द एक्सेस टू पर्टिकुलर स्लाइड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, कि आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर ही आपको जाना है तो वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्या बोलते हैं ये ट्रू है, हाँ ये भी ट्रू है, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होती है। बोलते हैं द ट्रांजिशन स्पीड फॉर स्लाइड्स कैन बी एडजस्ट बिफोर रनिंग द स्लाइड, की ट्रांजिशन स्पीड को जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे बोलते हैं ट्रांजिशन स्पीड फॉर स्लाइड कैन नॉट बी एडजस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि कैन बी एडजस्ट, एडजस्ट तो हो सकती है। बोलते हैं कैन नॉट बी एडजस्ट, तो एडजस्ट नहीं हो सकती, ये सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो जो ट्रांजिशन स्पीड होती है स्लाइड्स की उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये जो है वो सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ट्रांजिशन स्पीड फॉर स्लाइड्स कैन नॉट बी एडजस्ट बिफोर रनिंग टू द स्लाइड शो। अब देखिए ये आपके पास स्लाइड्स बनी हुई हैं, अब आपने स्लाइड शो जो है वो चला दिया है। अब आप चाहते हैं स्लाइड शो तो चलेगा पहली स्लाइड से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। आप चाहते हैं कि सीधा ही जो है वो दूसरी स्लाइड शो जो है वो खुल जाए, पहली ना खुले, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जो है वो आप हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जब तक आपके पास स्लाइड्स हैं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं उन स्लाइड्स को, दूसरी को पहली पर ला सकते हैं, परंतु एकदम से सोचेंगे कि बीच में कोई स्लाइड शो चल रहा है, बीच में कोई चेंज कर देना, बीच में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच यूटिलिटी इन विंडोज 10 इज यूज्ड टू कैप्चर अ स्क्रीन शॉट एंड सेव इट एज अ ग्राफिक फाइल। तो बोलते हैं कि विंडोज 10 में किस उपयोगिता का स्क्रीनशॉट कैप्चर करने और इसे ग्राफिक फाइल के रूप में सेव करने के लिए होता है। तो देखिए विंडोज 10 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कैप्चर स्क्रीन या स्क्रीनशॉट हमें लेना है तो उसके लिए स्नाइप एंड स्केच का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। स्नाइप एंड स्केच, ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कन्वर्ट 148 डेसिमल इनटू बाइनरी। मैंने कहा था कि बाइनरी नंबर भी पढ़कर रखना, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 148 ऐसे आएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। आप करेंगे यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब ये पूरा यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर करेंगे आप तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसको यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से ही डिवाइड करना है। ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, जो 1 बच जाएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ये क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 16 आएगा, 17 यहाँ पर दिया गया है तो 1 बच जाएगा, 18 आपने यहाँ पर लिख दिया तो ये 1 यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका। 9 आने के बाद यहाँ पर 4 से करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पर हमने 9 से किया तो 0 लगना था, यहाँ पर 4 से कर दिया, यहाँ पर 1 लगना था, यहाँ से 2 से कर दीजिए 0 लग जाएगा, यहाँ से 2 से कर दीजिए यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर देना है, 1 0 0 1 0 1 0 0, और यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है ये करना। वैसे ही 88 को करेंगे, 88 को भी कर दीजिए आप फटाफट से, 4 4 कर देंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर भी कर सकते हैं, मैंने तो बता दिया। अब आंसर देखना यहाँ पर करेंगे आप तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से एक बार फिर से करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 बच गया, वो 1 0
01000 ये आ जाएगा इसका आंसर। पीछे मतलब जो लिखना हम स्टार्ट करते हैं इसको, वो हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए काम देता हूँ कि आप जो है, मैंने 88 का भी कर दिया, 148 का भी जो है वो कर दिया। आपके लिए जो नंबर है वो है आपके लिए 198। 198 का आपने जो है वो बाइनरी नंबर जो है वो बताना है। ठीक है जी, 198 का जल्दी से बाइनरी नंबर कमेंट कर बताइए। आगे बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। तो ये कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट ये आपके कंप्यूटर में जो है कीज होती हैं। जब आप टाइपिंग करेंगे तब आपको इनका इस्तेमाल भी पता चल जाएगा। अब बोलते हैं कि ये कौन सी कीज जो है वो होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको मॉडिफायर की जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। बड़ा ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडिफायर कीज इनको बोला जाता है। इसके बारे में तो इतना ही याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले टूडेज डेट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में अगर आज की डेट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया भी था कि कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी कमेंट कर बताइए। और टेस्ट सीरीज अगर जुड़ना है टेस्ट सीरीज के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच for watching and listening it very patiently.